बच्चों, आज हम हिस्ट्री के इस चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं और पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, भविष्य अपने जो अतीत है उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, किस तरह से हम लोग पास्ट को सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास में कुछ एविडेंसेस होते हैं। इन एविडेंसेस में सबसे पहले होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड वन होते हैं इंस्क्रिप्शंस। देन हम लोग पढ़ेंगे इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, और उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा हिस्टोरियंस के बारे में। ये चार फैक्ट बच्चों जो होते हैं ये किसी भी पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में या किसी भी तरह की हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। इसके बाद इस चैप्टर का अगला पार्ट होगा बच्चों हमारे लिए वन पास्ट और मेनी। क्या हमारा अतीत, क्या हमारा जो भूतकाल है वो एक था या बहुत सारे थे, और ऐसा कहने का क्या अर्थ था, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक होगा बच्चों हमारा व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स जो होती है, इतिहास जो है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। हमारी जो तिथियां होती है वो उसका क्या अर्थ होता है, हम इस टॉपिक में देखेंगे, चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा अंडरस्टैंड बीसी एंड एडी। हम लोग बिफोर कॉमन एरा और एनो डोमिनी, ये दो टर्म क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। आइए अब अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाते हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके कई प्रकार हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारे लिए मैन्यूस्क्रिप्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बच्चों एंशिएंट टाइम में बहुत पहले लिखी हुई बुक्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता था बच्चों? क्योंकि ये बुक्स जो है हाथों से लिखी जाती थी, इसी कारण इन बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। आज भी ये बुक्स आपके पास में है। इन बुक्स में हमारे बहुत सारे वेद है, पुराण है, ऐसी बुक्स जो इतिहास के बारे में हमें बताती है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। तो इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे पहला जो वे है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। सेकेंड वे, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। बच्चों हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? तो आपने जैसे सुना होगा अर्लियर जो ह्यूमंस होते थे वो दीवारों पर पत्थरों को खोद करके लिखा करते थे। तो उस टाइप के पत्थरों पर लिखी हुई बातें, मेटल्स पर लिखी हुई बातों को हम इंस्क्रिप्शंस कहा करते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ये कठोर सतह पर लिखी जाती थी, सच एज स्टोन एंड मेटल। ये किस पर लिखे जाते थे बच्चों? पत्थरों पर या मेटल्स पर। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो सेकेंड वे है वो है इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट, थर्ड वे है बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्व विज्ञानी भी कहा जाता है, जो पुरानी बातों को खोज करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड। कई ऐसी सारी चीजें हैं जो पहले उपयोग की जाती थी, बनाई जाती थी। इन द पास्ट दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स, ऐसी पुरानी वस्तुओं को जो सर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पुराने समय में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वाइंस है, बहुत सारे सील्स है, और भी कई सारे आर्टिफैक्ट मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में, जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो तीसरा वे है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। लास्ट वे की हम बात करते हैं बच्चों, ये होते हैं हिस्टोरियंस। इन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। द दैट इज स्कॉलर्स। ये एक विद्वान होते हैं हु स्टडी द पास्ट। कौन से विद्वानों को हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं? तो जो पास्ट को या अतीत को स्टडी करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोज टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। ये लोग इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट से करते हैं। इंस्क्रिप्शन जो पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं स्टोन्स पर, मेटल्स पर, उनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड आर्कियोलॉजी, जो पुराने आर्टिफैक्ट हमें खुदाई में मिलते हैं,
है। जैसे बच्चों अभी राम मंदिर बन रहा है यूपी में, वहां पे खुदाई में बहुत सारे हमें प्राचीन काल के अवशेष मिल रहे हैं, हमें अर्लियर फेजेस के वहां पर आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं, उनसे हम पता करते हैं, आइडोल्स मिली ये मूर्तियां, उनसे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये किस समय की है और इसकी बनावट किस प्रकार की है, तब जाकर के हम उस समय के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में 4 वेज है हिस्ट्री को जानने के। पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे हम लोग पांडुलिपि या हस्तलिपि कहते हैं। दूसरे हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख, इसे पत्थरों पर या धातुओं पर बनाया जाता है। तीसरा वे है हमारे लिए आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, ये भी इतिहास जानने में हमारी मदद करते हैं और इतिहास को समझने और लिखने का काम जो करते हैं वो कहलाते हैं हिस्टोरियंस। तो इन 4 लोगों की सहायता से आप इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, अपने पास्ट को। अब आगे बढ़ते बच्चों, एक एक करके इन चारों को हम समझते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? सामने देखिए बच्चों, आपको ये एक पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो एक स्लाइड दिखाई दे रही है। बेटा ये स्लाइड के साथ में पेड़ का पत्ता है, और वो कौन से पेड़ का पत्ता है तो उसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो जब हम किसी चीज को हाथों से लिखते हैं, मैन्युअली लिखते हैं, तो उस चीज को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। द बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, ये ऐसी पुस्तकें होती है जो कई साल पहले लिखी जाती थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। इन किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट या हस्तलिपि कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। इनको हस्तलिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाथों से लिखी जाती है। These books dealt with all kinds of subject. इन किताबों में हर चीज की बातें होती थी। रिलीजियस बिलीफ्स, हमारे जो धार्मिक विश्वास है, परंपराएं है, उनके बारे में होता था। प्रैक्टिसेस, हमारे धर्म में रीति रिवाज जो होते हैं, उन प्रैक्टिसेस के बारे में इन बुक्स में लिखा होता है। लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की अपने जीवन गाथाएं होती हैं। जैसे आप रामायण पढ़ोगे तो हमारे राजा राम की उसमें गाथा मिलेंगी। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु, उनके पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। मेडिसिन एंड साइंस, बच्चों ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री की जो लॉन्ग एगो जो लिखी हुई बुक्स है वो केवल राजा रानियों की कहानियां होती हैं, बल्कि आपने देखा होगा चरक और सुश्रुत की लिखी हुई मेडिसिन के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। और दूसरा साइंस के बारे में भी हमें इनसे जानकारी। नेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट के कुछ और फैक्ट है बेटा, जिसको हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पाम के या खजूर के पत्तों पर लिखी जाती थी। अब खजूर का पेड़ क्या होता है? तो बच्चों ये पेड़ है खजूर का पेड़, जिसका यूज करते हुए उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये चौड़ी पत्ती का पेड़ होता है, इसलिए इस पे लिखना बड़ा आसान होता है। इंक का यूज करके हम लोग लिखा करते थे। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड ऑफ अ ट्री नोन, बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च। बर्च के पेड़ को भी हम लोग उसकी छाल को अच्छे से तैयार करके उसके ऊपर भी हम लिखा करते थे। बर्च का पेड़ क्या होता है बच्चों? तो ये रहा बर्च का पेड़। इस पेड़ की जो छाल है, इस छाल का उपयोग हम लोग पेजेस के जैसे हार्ड बोर्ड बनाने में करते थे और उनके ऊपर लिखा जाता था। और ये बर्च का पेड़ जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमालयन रीजन में। तो इस तरह बच्चों आप जान गए होंगे, हम लोग पाम लीव्स का इस्तेमाल करते थे और दूसरा बर्च की बार्क जो होती है, छाल, उसका प्रयोग किया करते थे। Besides there were epics poem. इन किताबों में क्या लिखा होता था? कविताएं लिखी होती थी, ड्रामास होते थे। Many things were written in संस्कृत। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं या आपको हिस्ट्री की जो भी चीजें जानना है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत लैंग्वेज में। एंड अदर वर इन तमिल। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में तमिल लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया है। लास्ट वन लैंग्वेज जो है वो है बेटा प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है? तो प्राकृत लैंग्वेज होती है द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। राजा रानियां या ऑफिशियल्स को छोड़ करके ऑर्डिनरी पीपल जिन लैंग्वेज का यूज करते थे, ऐसी लैंग्वेज
अपने जो है ऑर्डिनरी पीपल्स की प्राकृत लैंग्वेज कहलाती है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एंशिएंट हिस्ट्री में मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज में लिखी होती थी, तो आंसर होगा संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत। तो इस तरह से बेटा नोट्स तैयार करते हुए आप लेसन को पर आते हैं। हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। हम पढ़ेंगे शिलालेख। शिला का अर्थ होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखना। तो जब पहले के समय में हमारे पास में पेजेस नहीं होते थे, नोट्स नहीं होती थी, कॉपीज नहीं होती थी, तो हम पत्थरों पर इस तरह लिखा करते थे, जो कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसे शिलालेख कहा जाता है, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन हम इसे कहते हैं। These were writings on relatively hard surface such as stone and metals। ये जो है पहले पत्थरों पर और धातुओं पर लिखा जाता था। Sometimes king got their orders inscribed। कभी कभी इन पर जो inscribed होता था, ये जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये राजाओं के आदेश होते थे जो अपनी जनता के लिए वो लोग दिया करते थे, so that people could see, read and obey them। ये इस तरह से इसलिए लोगों के लिए लगाए जाते थे ताकि लोग इनको देखें, इनको पढ़े और ये जो आदेश लिखे हैं उसको ओबे करें या इनकी आज्ञा का पालन कर सके। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women including kings, queen recorded what they did। कभी कभी राजा रानी लोग कोई काम करते थे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी इस तरह के इंस्क्रिप्शंस लगाए जाते थे। बच्चों आपने देखा होगा अभी के समय जब किसी चीज का इनॉग्रेशन होता है तो हमारे देश के नेता लोग उसको इनॉग्रेट करते हैं, तो पत्थरों के वहां पे बहुत बड़े बड़े वो लगाए जाते हैं इंस्क्रिप्शंस। क्यों लगाए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग की या पर्टिकुलर किस इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, उसका इनॉग्रेशन कब किया गया, कौन कौन उस इनॉग्रेशन में इनवाइट था। तो इस तरह की जानकारी उस समय भी प्रचलित थी जब राजा और रानी अपनी बातों को रिकॉर्ड कराया करते थे। For example, kings often kept records of victories of battle। कभी किसी राजा ने बहुत बड़ा बैटल जीता तो उस बैटल का रिकॉर्ड को इंस्क्राइब कराने के लिए भी राजा लोग इस तरह के पिलर इंस्क्रिप्शंस का यूज करते थे। यूपी में एक जगह है बच्चों जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। तो ये अकबर जो हमारे शासक थे, उन्होंने जब एक युद्ध जीता था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, उन्होंने वहां बुलंद दरवाजा बनाया था। तो वहां पर बच्चों इस तरह के इंस्क्रिप्शंस आपको मिल। अगले टॉपिक पर आएंगे बच्चों हम मैन्युस्क्रिप्ट, उसके बाद में इंस्क्रिप्शंस पढ़ा हमने। अब बात करते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट की, पुरातत्ववेत्ता। पुरानी बातों को जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। Those who study objects are called archaeologist। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें जो आर्टिफैक्ट्स खुदाई में मिलते हैं, उनको जो पहचानते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। पुरानी वाली जो बिल्डिंग्स होती है बच्चों, उनकी स्टडी करने वाले लोग। अब जैसे आप ताजमहल को देखिए या फिर आप साउथ में जाइए, वहां के किसी मंदिर को देखिए, ये मंदिर हजारों साल पुराने हैं। ताजमहल 500 वर्ष पुराना है। तो 500 ईयर 1000 ईयर्स की जो बिल्डिंग्स है, उसके जो रिमेन्स है, टूटी हुई बिल्डिंग्स कई सारी है, इनको स्टडी करते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। बिल्डिंग के अलावा ये आर्कियोलॉजिस्ट पेंटिंग्स को भी स्टडी करते हैं और स्कल्पचर्स। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक स्थान है खजुराहो, वहां बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो इस तरह आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। ये नई नई चीजों की खोज करते हैं। एक्सकेवेट, खुदाई करते हैं। अभी राम मंदिर बन रहा है, आपने सुना होगा यूपी के राम मंदिर में हर दिन खुदाइयों में अलग अलग जगह मूर्तियां मिल रही थी। तो इस तरह से हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ओल्ड जो एंशिएंट प्लेसेस होते हैं वहां खुदाई करते हैं और उस खुदाई में जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है उसकी स्टडी करते हैं। फाइंड टूल्स एंड वेपन्स। पुरानी चीजों में औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं बहुत सारे, कभी कभी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं एंड कॉइन्स। कॉइन से, ऑर्नामेंट से हमें उस समय के टेक्निक्स का पता चलता है, किस तरह का यूटिलाइजेशन उस समय मेटल्स का किया जाता था, ये सब बातें पता चलती हैं। और इसको रिकंस्ट्रक्ट और एक्सकेवेट करने का काम कौन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। सेकेंड फैक्ट, सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स।
कई सारे जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, पुराने समय में मेटल का यूज ज्यादा नहीं होता था, तो उस समय बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट है वो किसके बने होते हैं, स्टोन्स के। अदर ऑफ बोन, पहले आपने देखा होगा जो हाथी होते हैं उनके दांतों का उपयोग किया जाता था, हड्डियों का उपयोग किया जाता था। बेक्ड क्ले, आपने चीनी मिट्टी सुना होगा, पुराने पॉट्स बनाने के लिए इस तरह से मिट्टी पकाई जाती थी। और मेटल, बाद में जब मेटल का यूज होने लगा तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है, आर्टिफैक्ट आपको मेटल्स के भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट फैक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जानवरों की हड्डियों के बारे में भी ये पता करते हैं कि उस समय कौन से जानवर होते थे, किस तरह उनका रहन सहन होता था, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। आपने देखा होगा बच्चों, पुरानी किताबें जो होती है उसमें कई जगह फिशेस का यूज एज अ लैंग्वेज किया जाता है, तो बातचीत में भी जानवरों का उपयोग किया जाता था। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, इनसे ये पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाया करते थे, किस तरह रहा करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, हम लोग जानवरों की हड्डियों से ही देखकर लोगों की डाइटरी हैबिट पता करते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, जो हमारे बीज होते हैं, अनाज होते हैं, वो तो समय के साथ सब क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इससे हम लोग हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस, इनकी हड्डियों को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या उस समय भी ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस, इस तरह का भोजन किया करते। टॉपिक पर आते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस के बारे में। इतिहासकार क्या होते हैं, तो इतिहासकार क्या होते हैं, स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो पुरानी बातों का अध्ययन करते हैं, ऐसे विद्वानों को, स्कॉलर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, दे स्टडीड अबाउट द इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी हमें प्राप्त होती है, उसको स्टडी करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन मैन्युस्क्रिप्ट से मिली हो या वो इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से मिली हो। Once source are found, learning about the past become adventure, जब एक बार किसी चीज का हमें सोर्स मिल जाता है तो हिस्ट्री पढ़ना एक एडवेंचर बन जाता है। उतने समय पहले क्या होता था, किस तरह राजा अपना राज किया करते थे, उनका मुकुट कैसा होता था, उनका राजपाट कैसा होता था, कितने युद्ध लड़े उन्होंने। आपने अभी लॉकडाउन में रामायण महाभारत देखे होंगे, कितना एडवेंचर था उस समय के, आपको चीजों को देखना इस तरह से पिक्चराइज करके, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय इट। और एक बार हमें सोर्स मिल जाए तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। So historians and archaeologists are like detectives, जिस तरह डिटेक्टिव होते हैं जो खोजने का काम करते हैं, उसी तरह हिस्ट्री या पास्ट के बारे में खोजने के लिए दो डिटेक्टिव हमारे पास होते हैं, जस्ट लाइक सीआईडी, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, who use all these sources like clues to find out about our past। जो भी इनको क्लूज मिलते हैं, जो भी इनको थोड़ा सा भी वो सुराख मिलता है, उससे ये लोग उपयोग करके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या हमारे लिए कोई नई बात खोजकर ले आते हैं। आइए बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वन पास्ट और मेनी, आपका अतीत, आपका पास्ट एक है या बहुत सारे हैं। तो बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा आपकी बुक का टाइटल क्यों दिया गया है। आपकी बुक जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर कवर पेज पर आपको अवर पास्ट लिखा हुआ है, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। क्यों किया गया है, तो उसका अलग अलग कारण है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that past was different from for different group of the people। अलग अलग बच्चों, इतिहास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कैसे होता है, तो हमने देखा जो राजा रानी हैं उनके रिकॉर्ड तो हमें इंस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट में मिल जाते हैं, पर एक कॉमन पीपल जो होता है, एक आदमी, आम इंसान, क्या उसकी हिस्ट्री आपको पढ़ने मिलती है कहीं? उसका जीवन कैसा होता था, क्या वो आज के जैसा ही आम इंसान होता था या उसका जीवन हमारे से कुछ अलग होता था? तो बेटा यहाँ दो बात सामने आती है। एक तो ये कि कॉमन पीपल्स का जो इतिहास होता है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी हिस्ट्री होती है, जिसके बारे में हमें कहीं कुछ लिखा या पढ़ने नहीं मिलता है। हमें अधिकांश जो हिस्ट्री पढ़ने मिलती है वो मिलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स की, जिनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जो रूलर्स होते थे, बड़े बड़े आर्टिसंस होते थे, उनके बारे में हमें पढ़ने मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स, पशुपालकों के, किसानों के जीवन के बारे में आपको हिस्ट्री में ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं मिलेगा। वर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दोस किंग्स एंड क्वींस, क्यों अलग अलग होता है? तो राजा और रानियों की तुलना में किसानों का जीवन अलग होता था, इसलिए इतिहास भी अलग होता है। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो व्यापारी लोग होते हैं मर्चेंट्स, इनकी लाइफ क्राफ्ट पर्सन या जो कलाकार लोग होते हैं उनसे अलग होती थी, एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों अलग अलग क्षेत्र के अलग लोगों का इतिहास भी अलग होता है। Beside there is another kind of difference, एक अलग प्रकार का डिफरेंस आपको और पढ़ने मिलेगा बच्चों। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their history victories, हमें उनकी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंस्क्राइब करा के अपनी विक्ट्री के, अपनी जीत के बारे में रखा हुआ था। उन्होंने पिल्लन इंस्क्रिप्शंस पे लिखा था कि हमने इतने सारे योद्धाओं से युद्ध लड़े, इनको हराया, इनसे हम जीते, इतनी सेना हमारी थी। पर क्या कोई ऑर्डिनरी पीपल अपने लाइफ के बारे में लिखेगा क्या? नहीं। इसीलिए जो पास्ट होता है वो अलग लोगों के लिए अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmer, herder, जो भी मछुआरे हैं, किसान हैं, या जो फिर गैदरर्स सोसाइटी के लोग हैं, या एनिमल हर्डर है, पशु पालने वाले जो लोग हैं, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड, ये लोग अपना रिकॉर्ड कभी नहीं रखते थे, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पास्ट एक नहीं है, दो है, एक ऑर्डिनरी पीपल का और एक किंग्स और। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू डेट्स मीन, इन तारीखों का क्या मतलब होता है? बच्चों हिस्ट्री जो है इंडिया में एक अलग वे में लिखी गई है। हमारे यहाँ हिस्ट्री जो पहले होती थी, राजा रानियों के जो लेखक होते थे, स्क्राइब्स होते थे, वो लोग लिखने का काम करते थे। बट जब हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हिस्ट्री को एक नए रूप में लिखना स्टार्ट किया। इस If somebody asks you the date, अगर आपसे कोई आज की डेट पूछता है, you will probably mention the date, month and the year 2020. आप उसे आज की तारीख बताओगे, आप मंथ बताओगे और ईयर बताओगे कि अभी 2020 या 2020 चल रहा है। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. यहाँ एक बात ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये जो ईयर 2020 है ये कब से असाइन किया गया है? क्रिश्चियनिटी के जो गॉड है जीसस, उनके जन्म के बाद का समय है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऐसा क्यों है? सो 2020 मीन्स 2020 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब अंग्रेजों ने जब से टाइमलाइन स्टार्ट की तो उनको पहले की टाइमलाइन पता नहीं थी, तो उन्होंने बेस ईयर मान लिया जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को, और वहां से आज तक हमें कितने साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से? हमें हो चुके हैं 2020 ईयर्स। इट मींस ये जो हमारा कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, इसमें जो 2020 ईयर चल रहा है ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के अब तक 2020 ईयर्स का है। तो अब बच्चों आप बोलोगे इंडिया की हिस्ट्री तो सर इससे भी पुरानी थी, तो हम उसका पता कैसे लगाते हैं? तो बच्चों हम उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे ही हम लोग एक नई टाइमलाइन का यूज करते हैं जिसमें हमें दो वर्ड्स आते हैं। हाँ, अब दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला शब्द है बच्चों बीसी। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। क्यों? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है बच्चों 10,000 ईयर्स पुरानी है, तो हम लोग तो अभी 2020 की बात कर रहे हैं, पर 10,000 साल पहले की बात कैसे करेंगे? तो बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले की समय अगर हम लोग बात करें तो उस डेट के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो है बीसी। एंड एडी स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट का जन्म जब से हुआ है उसके बाद के समय को हम लोग एडी या एनो डोमिनी के रूप में जानते हैं। So 2020 can also be written as AD 2020। इसीलिए जो आज 2020 चल रहा है इसको हिस्ट्री में हम कैसे लिखेंगे? AD 2020। तो अब पहले की बातों का क्या होगा? तो आइए बच्चों ये BC और AD को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं।
ये टाइमलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक, अब हम जानते हैं बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है। तो बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों ये जो जीरो है, ये जीरो इंडिकेट करता है द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे जो जीरो है जीसस क्राइस्ट के जन्म का समय है। ठीक, आफ्टर क्राइस्ट अगर हम लोग राइट हैंड पे अपने चले गए क्राइस्ट के बाद के समय में, तो बच्चों ये बाद का समय जो है इसे एडी कहा जाता है। मतलब आप जब भी जीसस क्राइस्ट के अपने राइट में चलेंगे, जीसस क्राइस्ट के नहीं, अपने राइट में जब भी आप चलोगे तो आफ्टर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का समय, उसे हम लोग रेफर करते हैं एडी से। मतलब ये जीरो के बाद जो 1 ये 2 है, ये 1 एडी 2 एडी या 82 83 कहलाता है। उसी तरह ये जो 2020 आप यहाँ पढ़ रहे हो ये भी एडी 2000 कहलाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम लोग पढ़ते हैं। एडी का फुल फॉर्म आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अब बात करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडिया के लिए। तो बच्चों जीरो के इधर आप लोग जाओगे तो राइट हैंड पे जैसे बढ़ते हैं तो फिगर्स आपके असेंडिंग्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट में अगर आप लोग आते हो इस तरह से तो ये जो आपके फिगर्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले क्या था? तो क्राइस्ट के पहले के जो आपके ईयर्स है उसे बीसी कहा जाता है। मतलब ये जो 2000 है ये 2000 क्या कहलाएगा? ये 2000 बीसी कहलाएगा। और ये जो 2000 है आफ्टर क्राइस्ट ये कहलाएगा 2000 एडी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, बीसी जो है इसका मीनिंग होता है बिफोर द बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट या फिर बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे जो बच्चों जीरो है या फिर जीसस का जो बर्थ ईयर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला वर्ष माना जाता है। ब्रिटिश स्टार्टेड द टाइमलाइन विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो आज आप लोग हमारे पास कैलेंडर देखते हो जनवरी फरवरी वाला, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है और उसी से आज की टाइमलाइन मानी गई है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक के 2020 ईयर्स यहाँ पे बीत चुके हैं। ये इस तरह का इसका मीनिंग हुआ। और इसके पहले की हिस्ट्री की जब हमें चर्चा करनी हो तब हम उस ईयर के पहले क्या लगाते हैं? बीसी। आइए इसे और दूसरे समझते हैं। बीसी एंड एडी। मान के चलिए बच्चों आज का जो हम लोग ये है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उस समय हम जीरो मान लिए। तो जीरो जो है वो बर्थ ईयर है, द बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट, अर्थात इसी वर्ष भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद अब क्या आता है? आफ्टर 2020 ईयर्स एगो। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे आने वाले 2020 सालों की बात करते हैं, तो ये बात आती है आज है बच्चों मई 2020 या जून 2020। तो ये जो समय है इसको हम लोग लिखेंगे AD 2020। जीसस क्राइस्ट के बाद का जो समय है इसे AD 2020 के रूप में लिखा जाएगा। और पुराना वाला जो समय है बच्चों मान के चलिए हम 3000 ईयर्स चल रहे हैं बिफोर, तो ये जो समय है इस समय को हम लिखेंगे 3000 BC। क्यों BC लिखेंगे? क्योंकि ये जो समय है किसके पहले का है? बिफोर द बर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट। हम आए हैं जीरो से 3000 ईयर बैक और यहां गए हम जीरो से 2000 ईयर्स अहेड। ठीक, अब बच्चों एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, वो कौन सी चीज है? ये है 2020 2000 ईयर और ये है 3000 ईयर। अगर आज से मैं 5000 साल पहले की बात करूं तो 3000 BC तक के जो समय होगा बच्चों वो कितना होगा? टोटल जो टाइम काउंटेड होगा 3000 BC मींस 5000 ईयर्स एगो। कैसे 5000 हुआ? तो 2020 ईयर्स ये और 3000 ईयर्स ये। 2000 और 3000 कितने हो जाते हैं बच्चों? 5000। इसलिए आज से अगर हम 3000 बिफोर कॉमन एरा की बात करेंगे तो वो कहलाएगा 3000 BC। आप कभी कभी ऐसे भी शब्द देखोगे प्रेजेंट हिस्ट्री में बच्चों BC की जगह BCE यूज किया जाता है। बिफोर क्राइस्ट की जगह हम लोग अब यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा। और जो AD है हमारा एनो डोमिनी, इसकी जगह यूज किया जाता है बच्चों CE
कॉमन एरा टॉपिक। ये आपका बेटा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, और ये होता है डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट का मतलब क्या होता है? आप जैसे फिगर देख रहे हो, पहले की जो स्क्रिप्ट होती थी इस तरह से फिगर्स में लिखी जाती थी, जानवरों के चित्र उसमें होते थे। तो ये जो हिस्टोरियंस है बच्चों, इन चित्रों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करते थे, और इस तरह से आप देखिए अल्फाबेटिकली इनके मीनिंग निकालते थे, और मीनिंग निकालने के बाद उसको पढ़ा जाता था। जैसे यहाँ देखिए शेर के लिए हमने एल लिख दिया, तो यहाँ पे भी शेर के लिए क्या लिख दिया? एल। तो इस तरह हिस्टोरियंस पुराने स्क्रिप्ट को जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसे डिसाइफरमेंट कहा जाता है, या स्पष्टीकरण इसे कहना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शंस। हमने जो पिलर इंस्क्रिप्शंस अभी पहले देखा था, ये इसे स्टडी करने का तरीका होता है। नेक्स्ट फैक्ट, we have seen that inscriptions are inscribed on hard surface like stone or metal। जो inscriptions होते हैं पत्थरों पर या metals पर inscribe किए जाते हैं, खोद कर लिखे जाते हैं। All inscription contain both script and languages। हर inscriptions में दो बातें होती है, एक होती है inscriptions इन द वे ऑफ फॉर्म ऑफ राइटिंग, जिस तरीके से कुछ लिखा गया है, एंड लैंग्वेज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम किसी माध्यम से बातचीत करते हैं तो उसे लैंग्वेज कहते हैं, और जो लिखावट होती है उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। समय समय के साथ स्क्रिप्ट बदलते रहती है, लिखने का तरीका बदलते रहता है, पर लैंग्वेज बदलती है क्या बच्चों? लैंग्वेज कभी नहीं बदलती, लैंग्वेज एज यूजुअल रहती है। सो स्कॉलर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड बाय डिसाइफरमेंट। इसलिए जो लिखा जाता है उसको डिसाइफरमेंट के थ्रू हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वो का चैप्टर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने दोनों पार्ट में अलग अलग इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि एजुकेशन सबको मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका सभी का धन्यवाद। और हाँ, 6 क्लास के दूसरे और चैप्टर्स के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।